हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 22 मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला के बारे में। हाल ही में रिलीज हुई जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 है इसके बारे में देखेंगे। भव्य स्कीम के बारे में देखेंगे। स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम के बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे कोकोनट प्रमोशन स्कीम के बारे में। और लास्ट में हम देखेंगे इंडिया को जो टॉप टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसके बारे में। जो राज्यों का प्रदर्शन है टेक्सटाइल को लेकर लेकर के उसमें अभी कुछ चेंजेस हुए हैं, हम उसके बारे में भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements with reference to World Trade Organization's Ministerial Conference. So यहाँ पर जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन है उसके मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द WTO। Second, Ministerial Conference 14 is being held in 2026 amid concerns over dispute settlement paralysis. और थर्ड स्टेटमेंट है द मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस इज हेल्ड एनुअली बाय द WTO। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है WTO की जो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होती है उससे संबंधित यहाँ पर कौन से या कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है ये एक बाई एनियल इवेंट है, मतलब हर 2 वर्ष पर इसका आयोजन किया जाता है। आप देख सकते हैं। So it is the topmost authority in the WTO structure, comprises trade ministers of all member countries. It takes decisions on agreements, negotiations, and reforms, and also it can address all matters under multilateral trade agreements. So ये जो ministerial conference 14th है ये scheduled है 2026 में and it occurs during a global trade tension phase. WTO's affiliate body is non-functional since 2019, so this has caused dispute settlement paralysis. Reforming this system is a key agenda issue. आपने देखा कि जो कॉन्फ्रेंस है ये हर 2 वर्ष पर आयोजित की जाती है, ना कि ईयरली बेसिस पर। Frequency is decided as per WTO rules and practice. Some delays occur due to global disruptions जैसे कि COVID-19 के टाइम पर हुआ था, but the standard remains biennial meeting. WTO की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है that regulates and facilitates international trade between nations. So it officially commenced operations on 1st of January 1995 pursuant to the 1994 Marrakesh Agreement, thus replacing General Agreement on Tariffs and Trade that has been established in 1948. सो WTO जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है विद 164 मेंबर स्टेट्स रिप्रेजेंटिंग ओवर 98% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड ग्लोबल GDP। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। In which state was the Indian Army's Southern Command exercise Amogh Jwala conducted in March 2026? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है मार्च 2026 में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के द्वारा आयोजित जो अभ्यास है अमोघ ज्वाला, इसका आयोजन किस राज्य में हुआ है।
आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में। आप देख सकते हैं द सदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला एट द बब्बीना फील्ड फायरिंग रेंज इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम 6th to 18th of March 2026. So the exercise featured the deployment of Apache attack helicopters, fighter aircraft, and mechanized forces. A major focus was placed on unmanned aerial systems and counter drone technology within a networked architecture. So, a 13-day drill tested integrated air land maneuvers, night fighting capabilities, and electronic warfare. It validated real time drone enabled surveillance for target acquisition and seamless communication platforms. और ये जो एक्सरसाइज है इसका ऑब्जेक्टिव है to enhance battlefield transparency and validate force structures for modern technology driven warfare. तो आप ध्यान रखेंगे इंडियन आर्मी का जो सदर्न कमांड है उसने हाल ही में आयोजित किया एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला और इसका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country topped the World Happiness Report 2026 for the ninth consecutive year, followed by Iceland and Denmark? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में लगातार 9वें वर्ष 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है जिसके बाद आइसलैंड और डेनमार्क का स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड या फिर आइसलैंड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो लगातार 9th टाइम जो कंट्री टॉप पर रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में वो है फिनलैंड। आप देख सकते हैं फिनलैंड हैज रिटेन्ड इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट country for the 9th consecutive year in the 14th edition of the World Happiness Report. So Finland remains at the top, followed by Iceland and Denmark. Costa Rica 4th place पर है and it is the highest ever for a Latin American nation. इंडिया की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो इंडिया climbed to the 116th position up from 118th in 2025 with the live evaluation score of 4.536. बॉटम रैंक की बात करें तो जो कंट्री बॉटम पर है वो है अफगानिस्तान। The rankings are based on a 3-year average of life evaluation scores from 0 to 10. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो इट इज पब्लिकेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क powered by data from the Gallup Word Poll and analyzed by experts at the University of Oxford. अगर हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज की बात करें आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसमें इंडिया की रैंक है 116। नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो नेपाल की रैंक है 99th, पाकिस्तान 104th, बांग्लादेश 127th एंड श्रीलंका 134। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the full form of the Bhavya scheme approved by the Union Cabinet for Plug and Play Industrial Development? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्लग एंड प्ले औद्योगिक विकास के लिए अनुमोदित जो भव्य योजना है इसका नाम क्या है?
यानी कि आपको भव्य ये जो स्कीम है इसका फुल फॉर्म बताना है। आपके ऑप्शंस हैं भारत हाउसिंग एंड विकास योजना, भारत हैवी औद्योगिक विकास योजना, भारत औद्योगिक विकास योजना या फिर भारत औद्योगिक विस्तार योजना। आपको बताना है भव्य स्कीम का फुल फॉर्म क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर इस स्कीम का जो पूरा नाम है वो है भारत औद्योगिक विकास योजना। आप देख सकते हैं The Union Cabinet, chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved the Bharat Audyogik Vikas Yojana, a landmark scheme designed to accelerate industrial growth through plug-and-play infrastructure. So, government has allocated a substantial expenditure of 33,660 crores to develop 100 world-class industrial parks across India under the Bhavya scheme. Industrial parks ranging from 100 to 1,000 acres will be developed to unlock India's manufacturing potential and provide ready-to-use integrated services. So, financial support of up to 1 crore per acre will be provided for core infrastructure, including internal roads, underground utilities, drainage, and ICT systems. प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम की बात करें तो द इनिशिएटिव enables industries to move from the intent to production rapidly by providing pre-approved land built to suit units and testing laboratories to reduce entry barriers. आप ध्यान रखेंगे भव्य स्कीम के तहत जो टारगेट है भारत औद्योगिक विकास योजना के तहत जो टारगेट है इंडस्ट्रियल पार्क्स का वो है 100। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the small hydropower development scheme, consider the following statements. So यहाँ पर जो लघु जल विद्युत विकास योजना है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है It focuses on the installation of hydropower projects with a capacity between 1 megawatt and 25 megawatt. Second statement है The scheme provides higher central financial assistance to northeastern and border states compared to other states. और थर्ड स्टेटमेंट है To promote indigenous manufacturing, project must use at least 50% of plant and machinery from domestic sources. और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो है थर्ड स्टेटमेंट, जबकि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इस स्कीम में इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा है और 100% जो डोमेस्टिक सोर्सेज हैं मशीनरी और प्लांट्स उनके यूज को बढ़ावा दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं The Small Hydropower Development Scheme is a significant push towards decentralized renewable energy. It targets projects within 1 to 25 megawatt, and these are distinct from large hydropower projects and are often situated in remote or hilly terrains where grid connectivity is challenging.
So this scheme utilizes a differential funding model. Northeast and border states receive a higher subsidy of 3.6 crore per megawatt, recognizing the higher construction cost and strategic importance of these regions. In contrast, other states receive 2.4 crore per megawatt. So the scheme has very strict Atmanirbhar Bharat requirement to qualify for support. Projects must leverage 100% of plant and machinery from indigenous sources, not just 50%. So this is designed to build a robust domestic supply chain from hydro turbines and components. And the key advantage of small hydropower projects mentioned in the scheme is that they avoid the environmental and social pitfalls of large dams, such as large scale land acquisition or massive deforestation, while reducing transmission losses by generating power closer to the point of consumption. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the coconut promotion scheme, consider the following statements. So यहाँ पर जो नारियल प्रोत्साहन योजना है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डिजाइंड टू प्रोवाइड अ 50-50 फंड शेयरिंग रेशियो बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। सेकेंड स्टेटमेंट है, the scheme prioritizes the replacement of senile and low-yielding trees with climate-resilient cultivators. और थर्ड स्टेटमेंट है, it aims to enhance value addition through the branding and export of coconut-based products. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है कोकोनट प्रमोशन स्कीम से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और वो स्टेटमेंट्स हैं सेकंड और थर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो कोकोनट प्रमोशन स्कीम है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ना कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। आप यहां डिटेल में देख सकते हैं। The Coconut Promotion Scheme was announced in the Union Budget 2026 and 27 as a central sector initiative, not centrally sponsored scheme. So in central sector schemes, the entire expenditure is borne by the union government, whereas centrally sponsored schemes involved cost sharing between the center and state. So the scheme is part of a broader 350 crore allocation for high value crops like coconut, cashew and cocoa. As a primary feature of the scheme is replantation and rejuvenation, focusing on removing old, unproductive trees and introducing high-yielding, disease-resistant varieties. So this is crucial for India, which despite being the largest producer, faces challenge from aging plantations. The scheme emphasizes value addition, encouraging the processing, branding, and export of products to improve farmers' income and global competitiveness. So, India holds a 37% share in global coconut production, making the world leader. And the scheme currently under formulation intends to utilize this dominant position by improving agronomic practices, irrigation, and nutrient management. So, by strengthening the livelihood of approximately 30 million people dependent on this sector, the government seeks to bridge the gap between production volume and the farmer profitability. So, productivity enhancement remains the cornerstone of this strategic intervention. आप ध्यान रखेंगे इस वर्ष के बजट में जो चर्चा रहा कोकोनट प्रमोशन स्कीम का वो एक
सेंट्रल सेक्टर स्कीम है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which state has emerged as India's top textile exporter for the fiscal year 2024 and 25, surpassing Gujarat and Maharashtra? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, वित्तीय वर्ष 24-25 में भारत के शीर्ष वस्त्र निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है, जिसने गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये राज्य है तमिलनाडु। आप देख सकते हैं, Tamil Nadu has officially overtaken Gujarat and Maharashtra to become India's leading textile exporter for financial year 2024 and 25. So Tamil Nadu now accounts for 21.84% of India's total textile export value. And the state's export reached $7,997.17 million in financial year 2024 and 25, and the sector has seen a 29.12% growth over the last 4 years in the state. अगर हम इंडिया की बात करें नेशनल कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडियाज टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट स्टूड एट $36,610 million, with Tamil Nadu being the primary contributor. रैंकिंग की बात करें तो आपने देखा कि फर्स्ट प्लेस पर है तमिलनाडु राज्यों में, सेकंड प्लेस पर है गुजरात और थर्ड प्लेस पर है महाराष्ट्र। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।